नमस्कार। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयाँ नहीं होता। ये कला, नए नए विचारों और इनोवेशन की भी कहानी है। तो आज हम एक ऐसे ही राजवंश की बात करने वाले हैं। एक ऐसा राजवंश जिसने सचमुच पत्थरों में कविता लिख दी और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला को एक बिल्कुल ही नया रूप दिया। तो कभी सोचा है क्या होता है जब उत्तर दक्षिण से मिलता है? अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल सवाल नहीं है, ये एक कल्चरल सवाल भी है। और जानते हैं, एक प्राचीन साम्राज्य ने इसका जवाब बड़ी ही खूबसूरती से दिया। ये जवाब हमें मिलता है दक्कन के पठार पर, जहां चालुक्य राजवंश ने उत्तर और दक्षिण की कला को मिलाकर एक ऐसी विरासत गढ़ी जो आज भी कायम है। उन्होंने ये दिखाया कि जब दो महान परंपराएं आपस में मिलती हैं ना, तो कुछ ऐसा बनता है जो दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, चालुक्यों की इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत की दो मेन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स को जानना होगा। तो भारत में उस वक्त मोटे तौर पर दो स्टाइल चलते थे। एक था उत्तर भारत का नागर स्टाइल, जो अपने ऊंचे और घुमावदार टावरों यानी शिखर के लिए जाना जाता है। और दूसरा था दक्षिण भारत का द्रविड़ स्टाइल, जिसकी पहचान थी उसके पिरामिड जैसे दिखने वाले विमान या टावर। और बस यहीं पर चालुक्यों ने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने इन दोनों स्टाइल्स को लिया और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल नई हाइब्रिड स्टाइल बना दी। इसी को कहते हैं वेसर स्टाइल। इसमें अक्सर क्या होता था कि मंदिर का बेस यानी आधार तो होता था द्रविड़ स्टाइल जैसा चौकोर, लेकिन ऊपर का शिखर नागर स्टाइल जैसा घुमावदार। मतलब सही मायने में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो सवाल ये है कि इस आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन के पीछे थे कौन? तो चलिए मिलते हैं चालुक्य राजवंश से। ये लोग सिर्फ जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कमाल के बिल्डर्स भी थे। बादामी के चालुक्यों का राज शुरू हुआ 6वीं शताब्दी से। पुलकेशिन प्रथम ने वतापी यानी आज के बादामी में इस साम्राज्य की नींव रखी और पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पर तो ये अपने पीक पर पहुंच गया। करीब करीब 200 सालों तक इनका शासन कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर बना रहा। अच्छा, ये लोग सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं थे, एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत थे। इनकी आर्मी भी वेल ऑर्गेनाइज थी और सबसे बड़ी बात, ये धार्मिक तौर पर बहुत टॉलरेंट थे। और एक बात जो यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये कि उन्होंने संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ और तेलुगु जैसी लोकल भाषाओं को भी खूब बढ़ावा दिया। इससे पता चलता है कि उनकी संस्कृति कितनी गहरी और समावेशी थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इनकी आर्किटेक्चरल जर्नी पर, और हमारा पहला पड़ाव है एहोल। इस जगह को भारतीय मंदिर वास्तुकला का पालना या क्रेडल भी कहा जाता है। एहोल आप समझिए कि एक लैब की तरह था, एक प्रयोगशाला जहां चालुक्य आर्किटेक्ट्स पत्थर के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। मिसाल के तौर पर दुर्गा मंदिर को ही ले लीजिए। वहां उन्होंने बौद्ध चैत्य हॉल के डिजाइन को एक हिंदू मंदिर के साथ मिलाने की कोशिश की। इससे एक बिल्कुल यूनिक सेमी सर्कुलर शेप वाला मंदिर बना। तो यहीं पर, इसी जगह पर उस स्टाइल की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? अरे अकेले एहोल में एक दो नहीं, पूरे 70 मंदिर हैं। सोचिए जरा, ये नंबर ही दिखाता है कि एक्सपेरिमेंट करने का उनका जुनून और आर्किटेक्चर के लिए उनका डेडिकेशन किस लेवल का था। यहाँ के कुछ खास मंदिरों में आते हैं लाड खान मंदिर, जो अपने फ्लैट रूफ वाले शुरुआती डिजाइन के लिए मशहूर है। फिर आता है दुर्गा मंदिर, जिसका जिक्र हमने अभी किया, अपने एक्सपेरिमेंटल सेमी सर्कुलर शेप के साथ। और मेघुटी का जैन मंदिर, जिसे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने बनवाया था। ये सारे मंदिर ना आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज को दिखाते हैं। तो अगर एहोल वो लैब थी जहां एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो पत्तदकल वो ग्रैंड स्टेज था जहां चालुक्यों ने दुनिया को दिखाया कि अब वो इस आर्ट में मास्टर बन चुके हैं। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। पत्तदकल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये टैग ही इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस बताने के लिए काफी है। पत्तदकल इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ कुल 10 मंदिर हैं और मजे की बात यह है कि इनमें से 6 द्रविड़ स्टाइल में है और 4 नागर स्टाइल में। सोचिए, एक ही जगह पर दोनों स्टाइल्स के इतने शानदार उदाहरण। ये दिखाता है कि वो किस लेवल की मैच्योरिटी तक पहुंच चुके थे। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पत्तदकल में चालुक्यों ने सिर्फ स्टाइल्स को मिक्स ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो दोनों ओरिजिनल स्टाइल्स में भी परफेक्ट हैं।
एक तरफ है पापनाथ मंदिर, इसका घुमावदार शिखर और सामने का अमलक देखिए, ये एकदम प्योर नागर स्टाइल का क्लासिक एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ है विरूपाक्ष मंदिर, जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर से इंस्पायर्ड है। इसका विमान एक के ऊपर एक सीढ़ियों वाले पिरामिड जैसा है और टॉप पर एक अष्टकोणीय शिखर है। ये द्रविड़ स्टाइल का एक मास्टरपीस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ही जगह पर दोनों स्टाइल्स के इतने परफेक्ट मंदिर बना देना ये साबित करता है कि वो इन दोनों परंपराओं को कितनी गहराई से समझते थे। ये कोई तुक्का नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी मास्टरी थी, एक डेलिब्रेट आर्टिस्टिक स्टेटमेंट था। तो इस पूरी बातचीत के की पॉइंट्स क्या हैं, खासकर एग्जाम के लिए? पहला, चालुक्यों ने दक्कन पर 6ठी से 12वीं सदी तक राज किया। दूसरा, उन्होंने नागर और द्रविड़ को मिलाकर वेसर स्टाइल बनाया। तीसरा, ऐहोल उनकी लैब या पालना थी जहां 70 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मंदिर हैं। और चौथा, पत्तादकल उनका शोकेस था, एक यूनेस्को साइट जहां नागर और द्रविड़ दोनों के प्योर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और अंत में एक सवाल, जैसे चालुक्यों ने दो स्टाइल्स को मिलाकर कुछ नया और शानदार बनाया, वैसे ही आज के दौर में हमारी कला, टेक्नोलॉजी या कल्चर में वो कौन से फ्यूजन्स हो रहे हैं जो भविष्य के इतिहासकारों को हमारा समय समझाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।